नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की कुछ अहम खबरों से करेंगे। मौसम को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है और मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी जिले के कुछ हिस्सों में भारी से भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा देहरादून, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं देहरादून और पौड़ी में जिला प्रशासन द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का भी आदेश जारी किया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के बुजुर्गों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें, सरकार की दीनदयाल मातृपितृ तीर्थाटन योजना बुजुर्गों की आस्था को साकार करने का एक अनूठा प्रयास है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा का अवसर मिलेगा। देहरादून जिले से 40 बुजुर्गों ने इस योजना के लिए आवेदन किया है, जिसमें यात्रा, ठहरने और भोजन की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा निःशुल्क की जाएगी। जरूरत पड़ने पर बुजुर्गों के साथ एक सहायक को भी जाने की अनुमति होगी। पर्यटन विभाग के मुताबिक मानसून समाप्त होने के बाद इन तीर्थ यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। वर्तमान में आवेदनों की जांच चल रही है और जल्द ही यात्रा की तारीखें तय की जाएंगी। विभाग यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी जरूरी संसाधन जुटा रहा है। जानकारी के मुताबिक सबसे अधिक 25 आवेदन जागेश्वर धाम और 12 आवेदन रीठा साहिब गुरुद्वारा के लिए आए हैं। आने वाले दिनों में और आवेदन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बुजुर्गों की यात्रा की व्यवस्था आपके सामने। 3 विभागों के सहयोग से बुजुर्गों की यात्रा होगी। इसमें गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में ठहरने की व्यवस्था भी रखी गई है। आपको बता दें, यात्रा के लिए परिवहन विभाग के वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे, यानी सरकार की तरफ से सब कुछ होगा। यात्रा के सफल आयोजन के लिए पर्यटन विभाग को विशेष बजट जो है वो मुहैया करवाया गया है। शासन से 5 लाख रुपए के बजट की मांग जो है वो की गई है, ताकि इसमें यात्रियों को कोई दिक्कत ना आए। बजट स्वीकृति होते ही यात्रा शुरू कर दी जाएगी। जैसे ही बजट दिया जाएगा वैसे ही यात्रा भी शुरू कर दी जाएगी। मानसून समाप्त होने के बाद यात्राओं का आयोजन होना है। मानसून जब समाप्त होगा उसके बाद यात्राओं का आयोजन होगा। बुजुर्गों में यात्रा को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। जागेश्वर धाम के दर्शनों के लिए आए 25 आवेदन, रीठा साहिब गुरुद्वारा के लिए दर्शनों के लिए 12 आवेदन जो हैं वो आए हैं, क्योंकि यात्राओं का सिलसिला बुजुर्गों के लिए खास तौर पर अब जब मानसून खत्म होगा उसके बाद शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर सरकार अभी से ही प्रतिबद्ध नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत एवं अभिनंदन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें 4 धाम का प्रसाद एवं देवभूमि उत्तराखंड के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय के स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री के मध्य दोनों राज्यों के हितों से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं साझा की हैं और बताया कि पिछले 11 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों से लोगों के जीवन स्तर में काफी परिवर्तन आया है। सरकार की इन्हीं नीतियों की बदौलत लगातार तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है। उत्तराखंड के 17,000 सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के साथ बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक सिखाए जा रहे हैं, जिसे सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को गीता के श्लोक को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में इसे चैप्टर के रूप में शामिल किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से और पवित्र ग्रंथ से कुरुक्षेत्र की भूमि पर कर्म और ज्ञान के संदेश से प्रेरणा लेकर के बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्री आगे बढ़ते हैं, जो हम सबके लिए गर्व की बात है कि पवित्र ग्रंथ के शब्दों को पाठ्यक्रम के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हमने गीता को हमने 8th क्लास तक एक चैप्टर के रूप में शामिल किया है, और क्योंकि एक ऐसा भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से वो संदेश, वो पवित्र ग्रंथ जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर कर्म का संदेश, ज्ञान का संदेश, जिसको बड़े बड़े बुद्धिजीवी और जिसको बड़े महान अर्थशास्त्री जिससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हैं, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि उस पवित्र
ग्रंथ की शब्दों को पाठ्यक्रम के अंदर। तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु हजारों किलोमीटर दूर से मां गंगा का पवित्र जल लाकर अपने गांव, शहर या मोहल्ले में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। सीएम सैनी ने बताया है कि यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, समर्पण और अनुशासन का पर्व है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई शरारती तत्व श्रद्धा की आड़ में उपद्रव फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि सभी यात्रा की गरिमा बनाए रखें और शांतिपूर्वक इसे संपन्न करें। नहीं, देखिए, एक श्रद्धा की यात्रा है और ये भगवान शिव की वो यात्रा है जिसको लोग श्रद्धा से, कितनी दूर से लोग नीलकंठ से भी आगे से मां गंगा के पवित्र जल को लेकर के और 500 किलोमीटर तक पैदल चल के वो अपने गांव, अपने शहर, अपने वार्ड में जाकर के श्रद्धा से उस गंगा जल से वहाँ पर जो हमारा पवित्र पर्व है उस पर्व के ऊपर स्नान भी करवाते हैं और एक श्रद्धा का ये लोगों में बड़ा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी आड़ में अगर कोई शरारती तत्व उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। अब जरा खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की माताजी के स्वर्गवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके निवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बंसल और उनके परिजनों से मुलाकात कर दुख की इस घड़ी में गहरी संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि एक माता का जाना अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री के साथ कई अन्य गणमान्य व्यक्ति और बीजेपी नेता भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोग भी बंसल के आवास पर पहुंचे। आज अपने नरेश बंसल जी जो पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता भी हैं, राज्यसभा के हमारे माननीय सांसद हैं, उनकी माताजी श्रीमती पान्नो देवी जी हमारे बीच में नहीं हैं, क्योंकि माँ एक ऐसा रूप होता है जिसकी कोई पूर्ति नहीं की जा सकती। माँ का आशीर्वाद सर से उठा है। परिवार में मैं दुख बटाने के लिए यहाँ पर आया था। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। परिवार को, रिश्तेदारों को, मित्र प्यारों को जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे, क्योंकि पान्नो देवी जी का जीवन, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से परिवार को आगे बढ़ाया है और परिवार में जो संस्कार दिए हैं अतुलनीय है। मैं उस दिवंगत आत्मा के लिए उसको नमन भी करता हूँ, प्रणाम भी। तो इधर कांवड़ यात्रा मार्गों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा लगातार निगरानी और निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है ताकि कांवड़ियों को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराया जा सके। अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ताजबर सिंह जग्गी के नेतृत्व में एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। टीम ने ऋषिकेश, डोईवाला और अन्य कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित होटलों, रेस्टोरेंटों और ढाबों में जाकर व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया है। इस दौरान खाद्य सामग्री की स्वच्छता, भंडारण की स्थिति, किचन की सफाई व्यवस्था और कार्यरत कर्मचारियों की स्वच्छता का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान संदिग्ध खाद्य पदार्थों के सैंपल मौके पर भरे गए हैं, जिन्हें जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है। कई स्थानों पर फूड लाइसेंस न पाए जाने पर संबंधित व्यापारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। कांवड़ मेला जैसा कि आप देखे होंगे, बहुत सारे पब्लिक यहाँ पर आई है हमारे उत्तराखंड में। उनको सही भोजन उपलब्ध हो, सही जगह से उपलब्ध हो, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हमने एक इंस्पेक्शन रखा हुआ है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दवाइयाँ भी ये लोग लेंगे तो सही दवाई इनको मिले, लाइसेंसी से मिले। उसके लिए हमने एक निरीक्षण का अभियान चला रखा है और सारे अधिकारियों को ये ऑर्डर किए हुए हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के व्यवस्था को सुनिश्चित करें। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर क्या क्या गाइडलाइंस हैं?
स्वास्थ्य विभाग ने जैसा कि मैं कहा आपको कि हम भोजन हमें, क्योंकि हमारी जो टीम काम कर रही है, स्पेशली हमारे फूड इंस्पेक्टर डीओ, वो खाद्य पदार्थों के ऊपर ही कार्य करते हैं, तो उन्हें जितना भी जनता को खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो, सुरक्षित उपलब्ध हो, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और दवा भी उनको सही मिले, कोई एक्सपायरी डेट दवा न मिले, कोई नार्कोटिक संबंधित दवा उनको न मिले, उसके लिए भी हम निरीक्षण कर रहे हैं। तो अभी तक कुछ ऐसा पाया गया है कि कहीं पर कोई कमी नहीं है? हाँ, बहुत सारे हमने मेडिकल स्टोर सभी चेक किए हैं, जिनमें कुछ में फार्मेसिस्ट नहीं मिले, वैसे अधिकतर ठीक पाए गए हैं। जिनमें फार्मेसिस्ट नहीं थे उनको हमने आदेश किया कि वो बंद करें और तब तक नहीं खुलेंगे जब तक फार्मेसिस्ट उपलब्ध नहीं होंगे। हरिद्वार में सावन का दूसरा सोमवार हर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। हरिद्वार के प्राचीन श्री बलकेश्वर महादेव मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। मान्यता है कि यही मां पार्वती ने 3000 वर्षों तक तप किया था और उन्हें भोलेनाथ का साथ मिला था। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी समेत पूरे उत्तराखंड के मंदिरों में शिव भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कांवड़िए गंगा जल लेकर शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्तजन बेलपत्र, दूध, दही, शहद, गंगा जल और धतूरा अर्पित कर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर, हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर, ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर और केदारनाथ धाम में भक्तों का विशेष उत्साह देखने को मिला है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन और शिव महिमा का पाठ हो रहा है। पंडितों के अनुसार सावन के सोमवार का व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और विशेष पुण्यकाल प्राप्त होता है। हम हरिद्वार में ही रहते हैं, उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं। आज जिस तरीके से भोले बाबा का सावन का दूसरा सोमवार है, किस तरीके से देखते हैं और क्या मानते हैं कि इस महीने में भोले बाबा किस तरीके से कृपा अपनी बरसाते हैं? महादेव जी का दिन है आज और यहाँ पर ये मंदिर बहुत जाना माना है। ये बिलकेश्वर महादेव जी का मंदिर है और यहाँ अधिक यात्री, बहुत लोग आते हैं और सभी यहाँ पर अच्छे से दर्शन करते हैं। यहाँ बहुत जाना माना है। गौरीकुंड मंदिर यहाँ से करीब 5-10 मिनट के रास्ते पर ही है। ये भोलेनाथ जी को हम लोग बड़े श्रद्धा से मानते हैं और मेरे ख्याल से यहाँ पे हरिद्वार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बिलकेश्वर महादेव आकर के जल न चढ़ाता हो। बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही अच्छे मन से हम लोग यहाँ आते हैं और अपना जो भी जल अर्पण करना होता है या जो दान देना होता है हम अच्छे से करते हैं। जैसे आज सुबह से जिस तरीके से बारिश चल रही है, आस्था आपने दिखाई है यहाँ पहुँचने को लेकर, तो इस तरीके से देखते हैं कि भगवान भोले को खुश करने के लिए कितना भोले को खुश करने के लिए देखिए सबके मन में श्रद्धा होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि ये ना मानता हो कि मेरे को भोले को खुश करना है। भोले के दर्शन मात्र से ही हम लोग भोले को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। श्री बिलकेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ माता पार्वती जी ने 3000 वर्ष तक तपस्या की है और स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। केदारखंड में वर्णन आता है और पुराणोक्त मंदिर है। भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए माता जी ने यहाँ कठिन तपस्या की है और भगवान ने प्रसन्न होकर माता जी को वरदान दिया कि मैं आपको ही वरण करूँगा। और जो भी भक्तगण यहाँ श्रावण मास में आते हैं, श्रावण मास के पूरे महीने का महत्व है और सोमवार का अत्यधिक महत्व हो जाता है। जो भी यहाँ भक्तगण, श्रद्धालुगण पूजा पाठ अर्चना करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, उनकी सभी मनोकामना भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती पूरी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी में हिंदी साहित्य समिति एवं राष्ट्रीय कवि संगम देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में एक गरिमामयी साहित्यिक आयोजन के तहत वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर उषा झा रेणु द्वारा सचित पुस्तक चंद्र प्रभा का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस अवसर पर रितु खंडूड़ी ने अपने संबोधन में कहा कि कवियों और लेखकों के बीच रहना, उनकी राष्ट्र हित में लिखी गई रचनाएं सुनना और पढ़ना मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। साहित्य किसी भी रस को उसकी भावनात्मक गहराई और समाज को दिशा देने वाली शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि कवि और लेखक समाज के दर्पण होते हैं जो शब्दों के माध्यम से समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति और कविता प्रेमियों की बड़ी संख्या में उपस्थित रही है। डॉक्टर उषा झा रेणु की पुस्तक चंद्र प्रभा को साहित्य जगत में एक सशक्त स्त्री विमर्श और सामाजिक चेतना से जुड़ी रचना के रूप में सराहा गया है। कार्यक्रम के दौरान लेखकों ने राष्ट्रभक्ति, समाज सुधार और नारी सशक्तिकरण पर आधारित रचनाओं की भी प्रस्तुति दी है। सनातन छंदों
को लेकर के, ये विधान को लेकर के काव्यमय प्रस्तुति है और उन सभी छंदों के विधान इसमें है। तो जो सीखने वाले साहित्यकार है, नव साहित्यकार जो जिसे छंद में रुचि है, तो वो इसे सीख सकते हैं। और हर तरह की कविता है, वैसे काव्यमय पुस्तक है ये। देशभक्ति, पर्यावरण, बेटियां, वात्सल्य, भक्ति, हर रंग के इसमें कविता है और छंद है, छंदबद्ध है, इसलिए इसका ज़्यादा महत्व होता है। और मुझे साहित्य में बहुत रुचि, मैं डॉक्टर उषा झा रेणु हूँ, महिला मंच की यहाँ की अध्यक्ष हूँ, पूर्व सीएमओ डॉक्टर एस.के. झा जी की धर्मपत्नी हूँ और मुझे साहित्य में बहुत रुचि है। मुझे ये अपने पिता से, उनके माध्यम से, उनके जिनके माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। उनके सांस्कृतिक साहित्यिक धरोहर को मैं जीती हूँ और मैं साहित्य में ही जीती हूँ और हमेशा साहित्य साधना में लगी रहती हूँ ताकि कोई ऐसी मुक्ति मिले जो कि एक रचना ही किसी साहित्यकार को बहुत प्रसिद्ध कर देता है, लोगों के जुआ पे चढ़ जाती है। मेरी यही इच्छा है और इसलिए मैं साधना करती हूँ। मैं हर विधा में लिखती हूँ। रचना से तो बहुत ही ज़्यादा कि हम इस चीज को देखें कि हमारे बच्चे पढ़ने की तरफ जरूर जाएं। अखबार तो खैर पढ़ते नहीं है आजकल बच्चे, लेकिन आवश्यक है कि हमें पढ़ना चाहिए। एक अच्छा संस्कार है जीवन में, बहुत कुछ सीखने को किताबों से मिलता है। जहाँ एक तरफ साहित्य का तो आपको ज्ञान होता ही है, लेकिन जीवन को जीने की शैली हमारी किताबों से हम लोगों को मिलती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को हम पढ़ने की तरफ करें। साथ ही साथ अगर आपके पास एक किताब है तो आपको कभी अकेलेपन का एहसास ही नहीं होता है। आप एक दोस्त की तरह अपनी किताब के साथ उसके साथ आप उसे पढ़ सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। आज के समय में, खासकर 21वीं सदी में, मैं सभी पेरेंट्स से उत्तराखंड में जारी ऑपरेशन कालनेमी के तहत राज्य के सभी 13 जिलों में अब तक कुल 2448 लोगों की पहचान की गई है। इसमें 377 संदिग्धों की पहचान की गई है। इसके अलावा भगवा चोले की आड़ में पहचान छिपाकर लोगों को ठगने पर 222 अभियुक्तों पर कार्यवाही शुरू कर दी है, जबकि 140 गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं। ऑपरेशन कालनेमी के तहत संवेदनशील इलाकों में पहचान पत्र, निवास प्रमाण और दस्तावेजों की भी गहन जांच की जा रही है ताकि कोई ढोंगी बच न पाए। ऑपरेशन कालनेमी अभियान के तहत कितनी कार्रवाई हुई है? 13 जिलों में कुल 2448 लोगों की पहचान हुई है। यह बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। 377 कालनेमियों को चिन्हित कर दिया है जो धर्म की आड़ में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। भगवा चोले की आड़ में छिपे 222 के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और फर्जी साधु जिसे हम कह सकते हैं, पूरे प्रदेश में 140 कालनेमियों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक और लगातार इस ऑपरेशन को बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस संदिग्धों की पहचान कर रही है और आपको ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि कुछ समय पहले इसमें कुछ बांग्लादेश के लोग और कुछ मुस्लिम यानी गैर हिंदू धर्म के लोग भी शामिल थे, जिनको लेकर फिलहाल ये चिंता और बढ़ गई है और इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। इधर ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रिप यानी REAP द्वारा उत्तरकाशी में स्वयं सहायता समूह को मिल रही सुविधाओं का जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा रिप परियोजना के अंतर्गत गठित मां गंगा क्लस्टर लेवल फेडरेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों का मौके पर पहुंचकर स्थलीय जायजा लिया है तथा सरकार द्वारा मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। जिलाधिकारी ने कहा कि रिप स्वयं सहायता समूह की क्षमता बढ़ाने और उन्हें सफल उद्यमी बनाने में सहायता करता है। इसके द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण, उत्पाद विकास, पैकेजिंग, मार्केटिंग और वित्तीय प्रबंधन का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही यह कार्यक्रम स्वयं सहायता समूह के बीच सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिलाधिकारी से संबंधित अधिकारियों को महिला उत्थान के लिए बेहतर योजना तैयार करने व रिप स्वयं सहायता समूह को नई तकनीकों की जानकारी दिए जाने और अभिनव विचारों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान DPM कपिल उपाध्याय एवं स्वयं सहायता समूह की अनेक महिलाएं भी शामिल रहीं। इधर ऋषिकेश में स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के आशीर्वाद व नेतृत्व में परमार्थ निकेतन द्वारा आयोजित निःशुल्क चिकित्सा और जन जागरूकता शिविर में न केवल स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त तीर्थ यात्रा के लिए भी शिव भक्तों को जागरूक किया जा रहा है। शिव भक्ति के इस पावन महाश्रावण में जहां लाखों श्रद्धालु नंगे पांव हर हर महादेव के उद्देश्य के साथ कांवड़ यात्रा पर निकले, तो वहीं परमार्थ निकेतन
ऋषिकेश द्वारा बागखाला क्षेत्र में चलाया जा रहा सेवा और स्वच्छता का संकल्प एक अनूठी प्रेरणा है। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी स्वयं शिव भक्तों से मिले और उन्हें कचरा को जड़ से खत्म करने का संकल्प कराते हुए कपड़े के थैले भेंट कर उन्हें स्वच्छ प्लास्टिक मुक्त कांवड़ यात्रा हेतु प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि शिव भक्ति तभी सार्थक है जब हम शिव की बनाई सृष्टि को भी पूजें और उसका सम्मान करें और उसे प्रदूषित न होने दें। खबर उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।